नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार समेत किसानों के लिए दोनों सरकारों की नीतियों के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोला, प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। किसानों ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को जोड़ने वाले सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। 350 संगठनों के राष्ट्रीय किसान समन्वय संघर्ष समिति की ओर से हाल में पारित किए गए कृषि बिल के विरोध में और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ से 50 से ज्यादा किसान और सामाजिक संगठन संयुक्त रूप से शामिल हुए। जगदलपुर, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर रायपुर, सरायपाली महासमुंद रायपुर, रायपुर अंबिकापुर, वाराणसी, कोरबा बिलासपुर, भाटापारा बलौदाबाजार रायपुर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, इन सब पर 4 घंटे तक ये प्रदर्शन जारी रहा, जाम लगा कर रखा गया। देश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं के विरोध में राजधानी रायपुर में महिला कांग्रेस ने धरना दिया। राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। फूलोदेवी नेताम ने आरोप लगाया कि देश में महिलाएं उत्पीड़न और बलात्कार का शिकार हो रही हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटी बचाओ के नारे की पोल खुल रही है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ में आज हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। रायपुर से एक बड़ी खबर है। सांसद विजय बघेल से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, फोन करके चर्चा की और उनकी तबीयत का हाल जाना है। सीएम भूपेश बघेल ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सांसद विजय बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी, ईश्वर और सभी की दुआ से सकुशल हूं, ये विजय बघेल ने लिखा है। चिंता की बात नहीं है, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो बड़ी खबर, सांसद विजय बघेल से मुख्यमंत्री ने बातचीत की, फोन पर उनका हाल जाना। सीएम भूपेश बघेल ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सांसद विजय बघेल ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। सांसद विजय बघेल जी स्वस्थ है, सारा एम्स में चेकअप हुआ है। अभी मैं मिला हूँ उनसे, अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं और ठीक है। आज रुकेंगे रात के और उसके बाद में एम्स जो है वो निर्णय लेगा। हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ। जी विनय, जानकारी दें। देखिए, आज सुबह विजय बघेल घर पे थे, उस दौरान इनकी तबीयत बिगड़ी थी और इनको अनईजी फील हो रहा था। इसके साथ साथ इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा था, तो तत्काल जो सेक्टर 9 का अस्पताल है वहां पर इनको ले जाया गया, जहां पर जो संसाधन की जो कमी और बाकी देखते हुए इनको रायपुर का एम्स अस्पताल इनको रिफर कर दिया गया। और डॉक्टरों ने तत्काल एक बड़ी लापरवाही जिस तरह से हो सकती थी या गड़बड़ी हो सकती थी, उससे बचा लिया। और रायपुर में जब इनको ले गया, यहाँ एडमिट करके लगभग 9:30 बजे इनको लाया गया और उसके बाद से यहाँ पे इलाज शुरू हुआ। एम्स प्रबंधन का कहना है कि अभी इनकी जो हालत है वो बिगड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनकी जो जांच की गई, ट्रॉमा और इमरजेंसी में इनको एडमिट किया गया। अब इनकी हालत स्थिर है। इस बीच में तत्काल जो पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी सूचना फैल गई। तमाम लोग जो इनके शुभचिंतक थे, राजनीतिक दल के लोग थे, वो भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहीं न कहीं वो जो दुआ है वो असर दिखाई है और देर शाम तक इनकी हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। और इसकी जानकारी एम्स प्रबंधन ने, इसके अलावा खुद विजय बघेल सांसद ने, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लोगों को बताया है और लोगों को धन्यवाद भी दिया है कि मैं अब जल्दी स्वस्थ हूँ और जो डॉक्टरों की निगरानी में यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ। हालांकि दूसरी तरफ से ये तैयारी भी की गई है कि अगर उनकी हालत किसी तरह से स्थिर होती है, नाजुक होती है, और तो उन्हें दिल्ली एम्स भी ले जाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों ने कहा है कि उनको ऐसी कोई भी किसी तरह से ये स्थिति नहीं बन रही कि उनको बाहर ले जाया जाए। अभी वो फिलहाल आराम कर रहे हैं। शुक्रिया विनय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो विजय बघेल, उनकी सेहत अब पहले से सुधार की तरफ है। शुभचिंतकों का धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने भी फोन करके उनका हाल जाना है। जांजगीर चांपा पुलिस ने बिजली के तार में फंसकर युवती की मौत के बाद शव को
मोहानी घाट के रेत में दफनाने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को चिचौली गांव से शांतिलाल बिंजवार और उसका एक रिश्तेदार मलेश राम कंडरा गांव आए थे। यहां से धान कटाई के बाद शाम को लौट रहे थे और इसी दौरान जंगली जानवर को फंसाने के लिए लगाए गए बिजली तार के करंट की चपेट में आने से शांतिलाल बिंजवार बेहोश हो गए। मलेश राम गांव वालों को सूचना देने चले गए और वहीं कोटवार के वापस आने पर मौके पर कोई नहीं था। सूचना पंतोरा चौकी को दी गई। पुलिस ने जांच की तो 5 युवकों का नाम सामने आया, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस केस के डर से युवक को मोहानी घाट में रेत में दफना देने की बात कबूल की। और राजकुमार साहू हमारे साथ में जुड़े हमारे सहयोगी। जी बताएं, क्या जानकारी मिली है इस केस को लेकर? देखिए पुनीत, ये अलग ही मामला है और पुलिस ने इसका खुलासा किया है। दरअसल कल 4 अक्टूबर को ये जो युवक है जो कोरबा जिले के चिचौली के उर्गा क्षेत्र का ये रहने वाला है, शांतिलाल बिंजवार, ये अपने एक रिश्तेदार के यहाँ कंडरा गांव आया था और शाम को काम निपटाने के बाद ये लौट रहा था। इसी दौरान जो जंगली जानवर को फंसाने के लिए बिजली तार बिछाया गया था उसकी चपेट में आया। इस दौरान ये युवक बेहोश हुआ और उसके जो साथ में थे वो गांव में अन्य लोगों को सूचना देने के लिए वहां से चला गया। यहाँ पर जिन युवकों ने जाल फंसाया था बिजली का, उन युवकों को लगा कि ये पुलिस केस का मामला है और वे फंस जाएंगे। इसके बाद से इन जो 5 युवकों ने फिर उस युवक के कह सकते हैं 100 को जाकर के जो मोहानी घाट है वहां के रेत में दफना दिया। जब परिवार के लोगों ने पंतोरा उप थाना क्षेत्र में सूचना दी तो उसके बाद से पुलिस ने इस मामले में गुम इंसान दर्ज करके जांच शुरू की। तो इसमें जब मुखबिर सूचना और गांव वालों से ये पता चला कि गांव के जो 5 युवक हैं उनके द्वारा ये बिजली तार लगाया जाता है जंगली जानवर को फंसाने और उन्हें मारने के लिए, तो इस मामले में जब पुलिस ने इन 5 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा हुआ है। ये काफी अलग मामला है जिसमें इन युवकों ने केवल इस भय से ही उस युवक को रेत में दफना दिया कि ये पुलिस केस में फंस जाएंगे। तो इस मामले में एसपी पारुल माथुर ने इस मामले का खुलासा किया और इन 5 युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 201 और विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें खास पहलू ये भी है कि पुनीत की एसपी पारुल माथुर ने बताया है कि अभी जो मृतक युवक है उसके 100 का पोस्टमार्टम कल सुबह होगा। इसमें ये आगे के जो तथ्य खुलासा होगा कि यदि इस युवक पहले ही मौत नहीं हुई होगी और उसके बाद इस तरह का कोई खुलासा होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो इसमें जो अन्य धारा है वो भी बढ़ाई जा सकती है। जी पुनीत, अपने आप में ये भी बड़ा गंभीर है कि करंट से जानवरों को मारा जाता है और पहले भी इस तरह की शिकायतें कई बार मिली, हर बार कार्रवाई के दावे हुए। ये भी सिद्ध होता है कि कार्रवाई ऐसे लोगों पर वक्त रहते नहीं होती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से ये लगातार इस तरह की जंगली जानवर को मारने के लिए बिजली तार फंसाने के अक्सर जांजगीर चांपा जिले में पहले भी मामले आ चुके हैं और जंगली जानवर के मारे जाने के मामले में वन अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। लेकिन ये जो मामला है ये काफी बड़ा है और अलग मामला है और इसमें एक व्यक्ति की जान गई है और इसमें जो 5 जो आरोपी युवक हैं उन युवकों ने केवल इस भय से ही रेत में दफना दिया उस युवक को कि ये पुलिस केस में फंस जाएंगे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने काफी तेजी से जांच की और केवल 24 घंटे के भीतर इस चलिए तो अब देखना होगा कि क्या निकलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और आगे इसमें क्या धाराएं जुड़ती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने लूट की वारदात के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले के अन्य आरोपी फरार हैं। बरबसपुर रेत घाट के मुंशी अजीत साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 नवंबर को रेत घाट में छोटेलाल साहू, लाला साहू और उसके अन्य साथी के साथ आकर रेत के लेन देन को लेकर गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, मारपीट की गई। जान बचाने के लिए वो अपने घर में अंदर पहुंचा तो आरोपियों ने घर में घुसकर भी मारपीट की। 8,200 रुपये लूट कर वो फरार हो गए। आरोपी छोटेलाल साहू और लाला को गिरफ्तार किया गया। लूट की रकम 6,000 रुपये भी बरामद की गई। दरभिलाई के सेक्टर 6 में एक सिरफिरे युवक ने 22 साल की युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह से घायल युवती को परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही। युवती सेक्टर 10 में वहां से लौटने के लिए स्कूटी से निकल रही थी और इसी बीच युवक ने उस पर हमला कर दिया। पेट, सीने और चेहरे पर गंभीर चोट आई है।
युवती किसी तरह वहां से घर पहुंची है। परिजन उसे फौरन इलाज के लिए सेक्टर 9 अस्पताल ले गए। युवक ने मारपीट के दौरान युवती का मोबाइल भी लूटा। पुलिस आरोपी के बारे में अब तक कुछ पता नहीं कर पाई। करके एक लड़का सूचना लेके आया थाने में कि मेरी बहन को किसी ने चाकू से मार दिया है। चाकू से वार करने के बाद मोबाइल लूट कर ले गए थे, इसलिए आईपीसी की धारा 394 कायम की गई है। राजस्थान और ओडिशा में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद छत्तीसगढ़ में भी अब पटाखे बैन करने की मांग उठ रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड ने बैन के लिए सरकार को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य से जुड़े इन दोनों संगठनों ने पटाखों से होने वाले दुष्प्रभाव पर चिंता जाहिर की और इससे न केवल ध्वनि और वायु प्रदूषण बल्कि जल प्रदूषण की बात बताई। लोगों को ये भी याद दिलाया कि संक्रमण का दौर है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मरीजों के लिए ये पटाखे और उनके होने वाले प्रदूषण बेहद घातक हो सकते हैं। डॉक्टरों के समूह ने सरकार से कहा, कोरोना वायरस सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है, फेफड़े कमजोर होते हैं। दुकानदारों का यह कहना है कि सरकार चाहे तो पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन सरकार को इस बात पर रिसर्च कर लेना चाहिए कि त्योहार पर पटाखे फूटने के दौरान होने वाला प्रदूषण साल भर के ट्रैफिक प्रदूषण से कितने गुना कम है। पटाखों को लेकर जन चेतना का जागृत होना बहुत जरूरी है। ऐसे मरीज जिनको श्वास की पहले से तकलीफ है, कोरोना संक्रमण काल के चलते प्रदूषण के कारण और ज़्यादा घातक हो सकता है और इस पर सरकार को बहुत संजीदगी के साथ सोचना होगा, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारों ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। अप्रिय और कड़े कदम उठाना जरूरी है। दिवाली का त्यौहार आने वाला है या और अन्य दूसरे भी फंक्शन होते हैं, इसमें पटाखों का उपयोग किया जाता है। जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के मरीज होते हैं, उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। ये जो मांग किया गया है ना, जितना प्रदूषण कार, स्कूटर, हवाई जहाज से हो रहा है, उतना एक दिन का जो पटाखा फोड़ रहा है बच्चों को, उसके लिए इतना प्रदूषण नहीं होगा जितना कानून बता रहे हो हमको। छत्तीसगढ़ शासन ने धान खरीदी के दौरान फर्जीवाड़ा रोकने के लिए गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर किसानों का पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ जिले में जब गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर जमीनों का सत्यापन किया तो तकरीबन 59,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी पाई गई जिस पर धान बोया ही नहीं गया। बीते साल इन जमीनों का धान खरीदी के लिए पंजीयन किया गया था। राज्य शासन ने भौतिक सत्यापन कर पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आरआई और पटवारियों को मौके पर सत्यापन के लिए भेजा है। सत्यापन में जानकारी सामने आने के बाद अब कलेक्टर के निर्देश पर पंजीयन के इन आंकड़ों को विलोपित किया जा रहा है। अगर इस जमीन पर इस साल धान की बोगस खरीदी कर ली जाती तो राज्य शासन को किसानों को समर्थन मूल्य और बोनस के तौर पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। इस समय प्रशासन की सहायता से बारीकी से हम गिरदावरी करवाए हैं। गिरदावरी में पिछले साल का जो गिरदावरी हुआ था उसकी अपेक्षा इस समय धान के रकबा में काफ़ी कमी हुई है। इस बार जो है काफ़ी हद तक फर्जी खरीदी कर जो है रोक लगेगी, बिकॉज अभी जो एक्चुअल धान बोया हुआ है वही एरिया जो है गिरदावरी में आया है और इसके फलस्वरूप हमारे जिले में तकरीबन 23% पिछली बार से रकबा घटा है, जो कि 60,000 हेक्टेयर है। पिछली बार 290 था, इस बार 230 है। सरकारी धान खरीदी से इस बार बस्तर के 3,500 किसान वंचित रह जाएंगे। इन किसानों का पंजीयन शासन की तरफ से निरस्त कर दिया है। पंजीयन को लेकर लागू की गई इन शर्तों की वजह से ऐसा होना बताया जा रहा है। दिक्कत ये थी कि एक ही किसान की 2 जगह पर ज़मीनें हैं, 2 अलग अलग लाइन में वो अपना पंजीयन करा रहे थे और ऐसे में इन पंजीयनों को संदिग्ध मानते हुए निरस्त कर दिया गया। संभाग में 3,537 किसानों का रकबा निरस्त हुआ है। इन सभी ने शासन को धान बेचने के लिए अपना पंजीयन करवाया था। किसान अब जानकारी देने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले साल 50,518 हेक्टेयर में पंजीयन किसानों ने करवाया था, जबकि इस साल 45,890 हेक्टेयर का पंजीयन किसानों ने करवाया है। बीते साल किसानों की संख्या 29,127 थी, जबकि इस बार 27,763 किसानों ने पंजीयन करवाया है। ऐसे में जब अच्छी बारिश हुई, धान का रकबा बढ़ने की जानकारी दी गई, तो सरकारी पंजीयन से इतने किसान कैसे अलग हुए? एक किसान का पंजीयन एक ही बार होना है, पूरे संभाग में एक ही जगह होना है
इस विधि के कारण 4187 किसान निरस्त हुए हैं। तो क्या कोताही बरत रहा है किसानों के साथ, ये अन्याय है। अब जब गिरदावरी का काम किया जा रहा है और इस पार्ट में जाके एक एक किसानों का खेत में चिन्हित करके वहाँ पूरा गिरदावरी का काम किया जा रहा है, तो फिर पंजीयन निरस्त करने का मतलब क्या है? रायगढ़ जिले में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के नाम पर किसानों की जमीनें ले तो ली गईं, लेकिन 10 साल बाद भी इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हो नहीं पाए। ना तो जमीन पर उद्योग लगे, ना किसानों को बोनस नीति और रोजगार ही मिल पाया। अब किसान अधिग्रहित की गई जमीन को राज्य शासन से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। रायगढ़ जिले के धनागर गांव में साल 2008 में इंडस्ट्रियल पार्क की योजना बनी, जिसके तहत गांव की 25 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। राज्य शासन की भू अर्जन नीति के तहत किसानों को न सिर्फ जमीनों का मुआवजा मिलना तय हुआ, बल्कि परिवार के एक सदस्य को रोजगार और बोनस की पात्रता थी। लेकिन जमीन अधिग्रहण के बाद इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हो ही नहीं पाई। इस जमीन पर जिंदल समूह के उद्योग विस्तार की योजना खटाई में पड़ गई। किसानों का कहना है कि जमीन पर वो धान उगाते भी हैं, तो उसे बेचने की पात्रता राज्य शासन ने नहीं दी है, और ऐसे में राज्य शासन की भू अर्जन नीति के तहत उद्योग न लगने पर उनकी जमीनें वापस की जानी चाहिए। कलेक्टर का कहना है कि किसानों को जमीन वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। और उसमें कहा गया था कि सबको नौकरी दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को, और बहुत सारे वादा किया था, उसमें खुद लिखा भी हुआ है, लेकिन वास्तव में उसने धोखा किया है किसानों के साथ। उद्योग मतलब जहां लगने चाहिए थे लगे नहीं, और नौकरी के नाम पे भी धोखा ही दिया। अधिग्रहण में 10 हेक्टर 400 आरे जमीन अधिग्रहण किया है, और उसमें 19 परिवार के जमीन खरीदे हैं, जिसमें कई खातेदार 4 भाई हैं, तो चारों के नाम से था, जिसमें से कई जनों को नौकरी दिए भी नहीं है। ये एक गंभीर इश्यू है। ये इसमें हम बहुत सारे लोग जो है धान भी उगा रहे हैं, उनका पंजीयन भी नहीं हो पाता है, धान पंजीयन, तो इससे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको पूरा एक सर्वे करके, जो इन लोगों को मान लो नहीं चाहिए किसी को, तो उसको वापस ले जाएंगे, और जो मान लो चाहिए उनको, तो जल्दी से जल्दी उनको कार्रवाई करने को बोला जाएगा। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए व्यापारी अभी से सक्रिय हो गए हैं। सबसे ज्यादा दावेदारी व्यापारी एकता पैनल में देखने को मिल रही है। इस बार एकता पैनल में अध्यक्ष पद के लिए 8 व्यापारियों ने अपना आवेदन किया, जबकि महामंत्री और कोषाध्यक्ष के लिए 6 लोगों ने आवेदन दिया। एकता पैनल के प्रवक्ता ललित जयसिंह के मुताबिक इसी हफ्ते उनके पैनल की पंच समिति की बैठक है, जिसमें अंतिम नामों पर फैसला होगा। 1 से ज़्यादा आवेदन आने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मौका सिर्फ एक को मिलेगा, लेकिन चुनाव में सभी साथ लड़ेंगे। योगेश अग्रवाल और राजेंद्र जग्गी ने भी अध्यक्ष पद के लिए आवेदन दिया। दोनों को लंबा अनुभव है। योगेश अग्रवाल के मुताबिक इस बार उनको ये पूरा विश्वास है कि पैनल की ओर से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। वहीं राजेंद्र जग्गी ने आवेदन के लिए कई व्यापारियों को एक साथ लाकर अपनी ताकत का एहसास किया। छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अनुरोध पर रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल की ओर से जगदलपुर के एक दिव्यांग सैनिक को ऑटोमेटिक व्हील चेयर दान की गई। राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों और NH गोयल स्कूल की टीम की उपस्थिति में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने हाथों से ऑटोमेटिक व्हीलचेयर सैनिक को सौंपी। सैनिक कल्याण बोर्ड के कैप्टन AC पोखरियाल के मुताबिक ये सेना का जवान जगदलपुर का रहने वाला है। उसके दोनों पैर काम करने बंद कर दिए थे, लेकिन नियमों के कारण उसे पेंशन प्रक्रिया में देर हो रही थी, इसलिए उसकी मदद के लिए ऑटोमेटिक व्हील चेयर के लिए स्कूल प्रबंधन से अनुरोध किया गया, जिसे स्कूल प्रबंधन ने स्वीकार किया। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर SK तोमर के मुताबिक उनकी संस्था ने शुरू से अपने CSR मद से पूर्व सैनिकों की मदद की। जैसे ही उनसे सैनिक कल्याण बोर्ड से इस व्हील चेयर के लिए अनुरोध किया गया, स्कूल प्रबंधन ने इसे तत्काल स्वीकार किया। कमर से नीचे तक पूरे उनका पैर नहीं चलता है और उनको पेंशन भी नहीं मिलती है, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आई और हमने NH गोयल वर्ल्ड स्कूल को कांटेक्ट किया और हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बिना सोचे समझे बिना पलक झपकते हमको सीधा 1.5 लाख रुपए का अनुदान दे दिया, जिसके कारण हम एक स्वचालित वाहन उसके लिए ला सके। लेटर में इनकी एक रिक्वेस्ट थी कि इस तरह से इनके पास एक
फौजी है जो नीचे पैरों से अपाहिज है, तो उसकी मदद के लिए इनको एक इस तरह की व्हील चेयर चाहिए जिसकी कॉस्ट 1.5-2 लाख रुपए थी। तो हमने तुरंत जो है ISR के तहत, इंस्टीट्यूशनल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जो भी उसकी व्हील चेयर की कॉस्ट थी तुरंत हमने कैप्टन साहब को दिला दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।